लाइक अगर आप मटेरियल है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ सी वर्मा काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकता है। हाँ। फिर और आपको प्रैक्टिस है वो चाहिए तो सिंगेज बुक्स थी जो मैंने थोड़ी 9th में सॉल्व की थी फॉर फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन। तो एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 8th सिक्योर किया और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 36 उसने सिक्योर किया और रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। उसके जितने भी प्रिपरेशन करने के तरीके थे, है ना, उसकी हैबिचुअल एक्शंस में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से खाने का शेड्यूल था, किस प्रकार से, है ना, सोने का शेड्यूल था, किस प्रकार से उसका सोशल कनेक्टिविटी में, मान लो कहीं बर्थडे पार्टी है या कहीं, है ना, शादी ब्याह में जाना, तो कितना वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान चाहता था, कौन कौन सी उसने बुक्स यूज़ करी थी सब्जेक्ट वाइज, जेई मेन वाइज और जेई एडवांस वाइज, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से उसने अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और डीमोटिवेशन को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेंटेन किया। बात करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर अपन ने 10th के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसका जो एक्स्ट्रा एडवांटेज जेई एडवांस में मिलता है या जेई मेंस में? एडवांटेज और दोनों में मिलता है कि आपको कॉन्सेप्ट की एक बेसिक आइडिया और क्लैरिटी होती है, तो आप इसी क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हो। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आप फिर बिल्ड करेंगे तो उससे एडवांस में भी फायदा हो सकता है। अच्छा, और अगर मान लो कि 9-10 से कुछ बच्चे स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, तो उनको उस दौरान प्रिपरेशन में उसी लेवल का पढ़ना चाहिए या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा के, जैसे मान लो कि 11th का 9th में ही एससीबी लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये बात भी सही रहती है? आई वुड से मैंने ऐसे किया और जो मुझे ठीक लगा वो था कि 9th और 10th के पहले कॉन्सेप्ट जो बेसिक है उनको बहुत अच्छे से करें एंड फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बिल्डअप करते जाए जो आपको 11th-12th में काम आ सकता है, लाइक बेसिक टूल्स या वो सब। बिकॉज अब अगर 9th की चीजें क्लियर नहीं है प्रॉपरली तो 11th की चीजें उसके आगे ही बिल्ड होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो पेरेंट्स और फ्रेंड और टीचर्स, इन तीनों का कितना रोल होता है? तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है कि अगर आप घर पे तो आपके फूड एनवायरनमेंट और जो भी नीड्स है उन वो पेरेंट्स के साथ आपकी फुलफिल होती है। और मोस्टली अगर आप कभी डीमोटिवेटेड, डिसअपॉइंटेड है तो आप पेरेंट्स से बात करके अपना मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली टीचर पढ़ाते तो है ही, डाउट्स भी क्लियर करते हैं, बट उसके साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के कि जो प्रॉब्लम्स आ सकती है और आप उनसे बात करके अगेन जो भी इश्यूज है वो सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स के साथ अगर आप एक अच्छा कॉम्पिटिटिव, पॉजिटिवली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो आप एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे अब ओवरऑल सबका प्रोग्रेस होता है। अच्छा अच्छा, और अगर मान लो कि अपन को सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, कि मान लो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए मान लो कि 3 या 4 घंटे या कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो जो सेल्फ स्टडी होती है, तो मान लो कि 4 घंटे वहां निकाल लिए, तो फिर पर सब्जेक्ट 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, या सेल्फ स्टडी का कितना रोल होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस? तो जितने आज के लेक्चर्स है वो होते हैं, आपको एटलीस्ट उतनी आज सेल्फ स्टडी में डेडिकेट करना चाहिए पर सब्जेक्ट। वेरी गुड, एंड बहुत बढ़िया। होमवर्क कंप्लीशन या उसमें, क्योंकि आप जितना अगर टाइम नहीं दे रहे तो आप वो कंटेंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब शायद ना कर पाए और फिर आगे नेक्स्ट डे क्लासेस या उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, और क्या सेल्फ स्टडी से जो बच्चे इकोनॉमिकली थोड़े वीक होते हैं, मान लो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा ही नहीं कर पाते, तो क्या सेल्फ स्टडी से भी जेई में रैंक लगाया जा सकता है? हाँ, सेल्फ स्टडी में ऑनलाइन काफी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है लाइक पोस्ट कोविड, और ऑनलाइन काफी सारे और प्लेटफॉर्म्स भी है एंड बुक्स और सेल्फ स्टडी के लिए और भी बहुत मटेरियल ओपनली अवेलेबल है जेई के लिए। तो हाँ, अगर आप डेडिकेटेडली और एक सही थोड़ी एक गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है इनिशियली कि किस तरह क्या करना है और क्या पैटर्न होनी चाहिए प्रिपरेशन की, तो फिर आप कर सकते हैं लाइक अच्छा, अच्छे से प्रिपेयर और अच्छा, और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जैसे मान लो कि उनकी ईटिंग हैबिट के बारे में बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हम खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, फिर सो जाते हैं, तो फिर वो टाइम कम पड़ जाता है। तो ये जो इम्बैलेंसिंग हो रही, तो ईटिंग हैबिट और स्लीपिंग हैबिट में कितना कितना घंटा, मतलब आप अपने स्टडी के दौरान कितने घंटे सोते थे और कितने घंटे प्रिपरेशन को डेडिकेटेड करते थे? तो मैं पर्सनली 7 से 8 घंटे ऑन एन एवरेज सोता था और दिन में अप्रॉक्स 10 से 11 घंटे प्रिपरेशन को डेडिकेट करते हुए देता था, इंक्लूडिंग क्लासेस, सेल्फ स्टडी, एवरीथिंग।
और ओवरऑल एक अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगले दिन के लिए आप एनर्जी देती है और माइंड फ्रेश रखती है, वरना आपका जो टाइम आप पढ़ रहे हो वो अनप्रोडक्टिव होता जाता है। और साथ साथ ईटिंग हैबिट्स और शेड्यूल और उसको रेगुलेट करने की जरूरत है कि एक पॉइंट तक आपको एग्जाम टाइमिंग्स के हिसाब से भी अपना शेड्यूल मेंटेन करना पड़ सकता है कि लंच के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो उस टाइम पे आप ऐसा कुछ काम करिए जिसमें लाइक काफी मेंटल एक्टिविटी हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ऐसे, ताकि आपको नींद ना आए, या उस तरह से रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये मान लो कि जैसे मान लो कि ये तो ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट हो गई, मान लो कि सोशल एक्टिविटीज जैसे होती है, कोई भी मान लो कि अपन प्रिपरेशन करे तो किसी की बर्थडे पार्टी आ गई, कहीं शादी ब्याह में जाना है, तो ये भी कितना अवॉइड करना चाहिए? आपके जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होना चाहिए आपका? लाइक वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ फ्यू मंथ्स, या ऐसे एक दिन एक इवनिंग, या वो ठीक है कि आप रिफ्रेश हो सकते हैं, कुछ लोग से मिल सकते हो और थोड़ा काइंड ऑफ रिलैक्सिंग हो सकता है। बट रेगुलरली अगर एवरी वीक, एवरी 10 डेज या ऐसे आप बाहर जा रहे हो और काफी सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सही। तो उसमें आपका टाइम प्रिपरेशन के लिए जो दे सकते हैं वो कम दे पाएंगे इसकी वजह से। अच्छा, और सोशल मीडिया का कितना रोल है, या जैसे मोबाइल का स्क्रीन टाइम मान लो कि पढ़ने के लिए बच्चा यूज करे तो सही है, या फिर सोशल मीडिया पे जैसे अब तो रील का ट्रेंड चल गया, या प्रोफाइलिंग करते हैं या चैटिंग करते हैं, वो सब कितना मतलब सेपरेशन रखा था प्रिपरेशन के दौरान? तो मैं मोस्टली, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, मैं मम्मी और पापा के फोन से ही कोई यूज करता था, और मोस्टली पढ़ाई ऑनलाइन के लिए ही लैपटॉप से उसका यूज किया। और उसके साथ साथ जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है वो काफी एडिक्टिव होती है, तो आप लाइक अगर टारगेट भी रखते हैं यूजुअली कि 10-15 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना, आप उसमें कभी कभार 30 मिनट्स 40 मिनट्स कैसे टाइम निकल जाता है समझ में नहीं आता है। तो सही है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सिर्फ रेलेवेंट टास्क के लिए यूज करें, और जो भी लाइक क्लोज फ्रेंड्स जो प्रिपेयर करे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें, और टीचर से भी एक कॉन्टेक्स्ट जो भी एकेडमिक है वही मेंटेन ज्यादा रखे तो बेटर हो, अच्छा, तो और टाइम सेव कर सकते। अच्छा, और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि जैसे मान लो कि 2 या 3 मंथ पहले स्टूडेंट्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो क्या जैसे मान लो कि अपन ने काइनेमेटिक्स उठाया या कोई भी एक टॉपिक उठाया, तो उसका सिर्फ मान लो कि 5 फार्मूले या 10 फार्मूले पढ़कर उस पर बेस्ड 5-5 न्यूमेरिकल करना चाहिए, या थ्योरी पढ़ के करना चाहिए, या कैसी स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? तो ज्यादातर चैप्टर और सब्जेक्ट डिपेंडेंट ज्यादा है कि यूजुअली जो थ्योरी हैवी चैप्टर होते हैं, लाइक केमिस्ट्री में है या फिजिक्स में भी कुछ छोटे मेंस बेस्ड टॉपिक्स जो होते थे, उनमें ज्यादातर थियोरी रिवीजन नोट्स से या वो करके फिर मैं आगे बढ़ता टू आइदर न्यू प्रॉब्लम्स, या जो पुराने अच्छे क्वेश्चन जो आपने मार्क किए हो उनको भी रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज उससे आपको कुछ ना कुछ टेक्निक या कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप नए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। बट एटलीस्ट आई वुड से कि जो थियरी नोट्स है फॉर्मुला रिवीजन आपने खुद किया है बनाया है, वो आप रिवाइज एक बार करें, देन जो अच्छे प्रॉब्लम्स अटेम्प्टेड है उसको एक और बार देखें और रिवीजन। अच्छा, और तो ये क्या अपने सेल्फ नोट से भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं? जैसे मान लो कि हम कहीं बुक से पढ़ते हैं, कहीं ऑनलाइन पढ़ लिया, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वहां से, तो 2-3 जगह का पूरा एक एक घास पोछ हो जाता है, तो उसका एक सिंथेसाइज्ड एक अपना नोट्स होना चाहिए, या उन्हीं से पढ़ना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अब सब बुक्स है तो उनमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो कोचिंग मॉड्यूल्स है उसमें भी एवरीथिंग सब कुछ दिया हुआ है, तो फाइनल रिवीजन के लिए आप शायद उतना ना पढ़ पाए पर चैप्टर, तो इसलिए आप सेल्फ नोट्स है उसमें आपकी क्लास नोट्स, आपकी क्लास जर्नी है वो आपको याद आते हैं जब आप फिर से देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बुक्स में काफी सारी चीजें, जिसमें काफी सारी चीजें होंगी जो आपको अच्छे से याद रहती होगी, कुछ होगा जो आपको अनकंफर्टेबल है आप, तो उन्हीं को ऐड करें, तो वो एक कस्टमाइज एक पर्सनल आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा देन प्री अच्छा, और प्रिपेयर्ड नोट्स से पढ़ना। अच्छा, तो अगर मान लो कि जेई मेन की बात करें, तो जेई मेन के लिए जो लोग स्टूडेंट्स आपके जूनियर जो परस्यू कर रहे हैं, तो क्या बुक्स की अगर बात करें तो एससी वर्मा सफिशिएंट रहती है, या इसके अलावा जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है? तो लाइक अगर आप मटेरियल है वो सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ सी वर्मा काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकता है। फिर हाँ। और आपको प्रैक्टिस है वो चाहिए तो
सिंगेज बुक्स थी जो मैंने थोड़ी 9th-10th में सॉल्व की थी फॉर फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन। तो आई थिंक ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा फॉर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, और मैथमेटिक्स में क्या जेईई मेन के लिए ब्लैक बुक तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है या कोई सभी मॉड्यूल अपन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ब्लैक बुक एक एडवांस बुक है जो मैंने लाइक फाइनल लास्ट फ्यू मंथ्स में सॉल्व की थी, बट कोचिंग मटेरियल यूजुअली जेईई मेन के लिए सफिशिएंट रहता है। उसमें आपको एक बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग और आइडिया की जरूरत होती है। इन डिफरेंट एडवांस बुक्स में काफी लाइक मैनिपुलेटिव और अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूजुअली जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं होते, बट अगर आप करेंगे भी तो भी आपका एडवांस बेनिफिट ही है। अच्छा, और केमिस्ट्री में कोई एक स्पेसिफिक बुक होगी जो जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए कनेक्ट करती हो? तो मैंने जेईई मेंस का स्पेसिफिकली कोई बुक सॉल्व नहीं की थी, बट बहुत सारी लाइक बालाजी पब्लिकेशंस की एमएस चौहान, जिसको आप सॉल्व करके लाइक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं। बट मैंने लाइक वही प्रॉब्लम्स मल्टीपल बुक्स से जो सर मार्क करके देते थे वो ज्यादा सॉल्व किए, क्योंकि काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं मटेरियल और बुक्स के बीच में। बट अगर आप मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं है तो ऐसी बुक्स का यूज करके कंप्लीटली उसको सॉल्व करें तो आपका एक अच्छा फाउंडेशन बन। अच्छा, और एक सबसे ज़्यादा बच्चों का कंसर्न होता है और वो लोग आपसे पूछना भी चाहते हैं कि अगर मान लो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, या तो अगर उनका टेस्ट होता है तो टेस्ट में कुछ के मार्क्स कम आ जाते हैं तो उससे वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेशन में आ जाते हैं, और कंसिस्टेंटली कम मार्क्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो हम देखते हैं कि आज के हालात में कुछ बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये एक समाज के लिए बहुत गहरा सदमा जैसा है और उनके पेरेंट्स के लिए तो उनकी दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो इसमें हम क्या समझे कि क्या मैसेज दोगे आप अपने जूनियर को कि अगर मार्क्स भी कम आए तो आपको ऐसे ऐसे इस डिमोटिवेशन से उबरना है? तो जो भी मॉक टेस्ट या मार्क्स होते हैं वो भी एक लर्निंग फेज का ही पार्ट है। हम कभी सोच लेते हैं कि यही फाइनल एग्जाम और फाइनल आउटकम है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास लाइक अगर आप 11th में तो 2 और साल है, 12th में तो 1 पूरा साल है, इवन फाइनल फेजेस में तो आपके पास एक सब्सटेंशियल टाइम है जिसमें आप इधर जो भी कमियां थी उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैथ रिव्यू टेस्ट में जब कम मार्क्स आ देता है तो मैं उन चैप्टर्स या प्रॉब्लम्स को फिर से रिव्यू करता कि कहाँ पे कमियां थी और उसके हिसाब से फिर उन टॉपिक्स में और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है, सो दैट टेस्ट का बेस्ट बेनिफिट ऐसे ही मिल सकता है। लाइक जो भी आप जेईई एग्जाम के पहले कर रहे हैं वो सब एक लर्निंग। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट इज गुड कि आपको पता चल गया कि पहले आप कहाँ पे कमियां थी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और थ्योरी और न्यूमेरिकल का कितना रोल है अगर अपन समझे तीनों सब्जेक्ट में? तो ऑब्वियसली थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बहुत अच्छी थियरी है और कम प्रैक्टिस है तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया और आपकी थियरी क्लियर नहीं है, लाइक बार बार रिपीटेडली सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहे बट थियरी क्लियर नहीं है तो भी आप अच्छे लेवल के प्रॉब्लम लाइक एडवांस में वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोनों के लिए बैलेंस जरूरी है, और आप थियरी का एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में होता है तो दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अच्छा, और अगर मान लो कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे जैसे होते हैं डिमोटिवेशन में या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो गॉड का और उसकी प्रिपरेशन का कोई एक गहरा संबंध है क्या कि ये जो हमारा फाइनल सिलेक्शन है ये ईश्वर की कृपा प्लस आपकी थोड़ी मेहनत या इक्वल मेहनत इंपॉर्टेंट है? इन दोनों मुद्दों पर क्या कहेंगे? मैक्सिमम पार्ट तो हार्डवर्क का होता है कि हार्डवर्क आप जितना करेंगे उससे आपके एवरेज चांसेस एक एवरेज स्कोर एक होगा वो बढ़ेगा, और लक या गॉड फैक्टर जो है वो उसके ऊपर ऑसिलेट कर सकता है लाइक 5 to 10% वो। बट अगर आप सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट है कि अच्छा हो जाएगा तो वैसा भी नहीं होगा। सही। और हाँ, हार्डवर्क करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, और फिर थोड़े से उस मुद्दे पर आते हैं कि जैसे मान लो कि लोग जो स्टूडेंट्स ईटिंग हैबिट्स जिनकी होती है, एक तो सॉलिड खाना होता है और एक जूस वगैरह होते हैं, तो कुछ बच्चे आज के टाइम में स्नैक्स और जूस खाते मतलब पीते हैं और खाने पे कम ध्यान देते हैं, तो क्या और उनका ये तर्क होता है कि इसके कारण हमें नींद कम आएगी, तो क्या ये हैबिट भी कारगर हो सकती है? नींद कम आने के लिए आप कम खा रहे हैं वो
गलत बात है। लाइक स्नैक्स और जूस उतने हेल्दी नहीं होंगे जितना आप लाइक प्रॉपर एक अच्छा लंच और डिनर जो रेगुलर होता है वो खाएंगे, इससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलेगी और हेल्थ भी बेटर रहेगा। लाइक फास्ट फूड, स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स है वो सब थोड़े टाइम के लिए आपको अवेक रखने के लिए ठीक है, बट द लॉन्ग रन हेल्थ पे भी उतने बेनिफिशियल नहीं है। और आपको अपना शेड्यूल ही मेंटेन करना चाहिए प्रॉपरली। नींद ना आए उसकी काइंड ऑफ कुछ प्रैक्टिस करे या आदत डाले कि उस टाइम पर कुछ वही मेंटली हैवी काम करे सो दैट आप सो ना जाए। अच्छा। और ये भी होता है क्योंकि शायद एज ए स्टूडेंट फेज में आपने भी महसूस किया होगा, इनिशियल कुछ बच्चे ये करते हैं जैसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट किया उन्होंने, मान लो कि चाहे मैथ्स का हो, फिजिक्स का, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, और उन चौथी पांचवी स्टेप में उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाता है तो वो आंसर तक पहुंच भी जाते हैं। हो सकता है वो आंसर सही भी हो, लेकिन आंसर को देखकर उनको ये लगता है अंदर से कि क्या पता ये सही होगा नहीं होगा, और इंसिडेंटली अगर वो मार्क कर भी देते तो कई बार वो गलत हो जाता। तो ये जो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग है, क्या इसको सुधारने का कोई तरीका है या ये फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड है? लाइक अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप अगला स्टेप लिख रहे हो तो आपको जस्ट लाइक एक फॉर हाफ अ सेकेंड ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है जो मैं लगा रहा हूँ, क्या ये इक्वेशन वैलिड है इधर। अगर आप सब स्टेप्स वाइज सही कर रहे हो तो फाइनल आंसर आपका गलत नहीं आएगा अंटिल आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या वो ना की हो। तो कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए अगर आपने सारा कुछ लाइक अकॉर्डिंग टू मेथड या वो किया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको बाद में रिव्यू करने की जरूरत है कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है या कौन से फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं है कि कौन सी कंडीशन में वैलिड है या नहीं है। तो उसके हिसाब से रखें। और अननेसेसरी अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस भी हार्मफुल है आपके स्कोर के लिए। अच्छा, तो जो स्पीड और एक्यूरेसी दो पैरामीटर सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, खासकर जो इंटेलेक्चुअल एग्जाम होता है जैसे कि जेई मेन और एडवांस, तो स्पीड और एक्यूरेसी में दोनों इक्वल वेटेज हमें रखना चाहिए या कोई एक अगर अच्छा रहा, मान लो कि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अपनी अच्छी है या स्पीड सबसे ज्यादा है, तो क्या इन दोनों को इक्वल ही स्टूडेंट को वेटेज देना चाहिए या किसी एक को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखना है? ऑब्वियसली स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप या तो बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपके उतने क्वेश्चन सही नहीं है तो आप नेगेटिव मार्किंग से काफी मार्क्स लूज कर सकते हैं। और अगर आपकी मान लो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है लेकिन आप उसका अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए तो भी आपका स्कोर कम आ सकता है जितना आ सकता है उससे। तो आप आइडेंटिफाई करें कि पहले एक फैक्टर पकड़े, उसमें इंप्रूवमेंट करें और फिर साथ ही साथ दूसरे फैक्टर को साथ में इंप्रूव करते जाए। जैसे मेरी नेचुरल स्पीड अच्छी थी बट उसमें मैं कभी थोड़ी मिस्टेक ज्यादा करता था, तो उसके हिसाब से मैं अपनी स्पीड चेंज किए बगैर ट्राई करता था कि मैं गलतियां कम करूं। तो ऐसे आप अपने आप के लिए पर्सनलाइज वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पे आपको पहले फोकस करना है और फिर दूसरे फैक्टर को बिल्डअप करें। तो जितने भी मॉक टेस्ट या वो होते हैं उसमें आप इसको इम्प्रूव करते जा सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये आती है कि जैसे मान लो कि कुछ इंस्टीट्यूशन या स्टूडेंट जहाँ किसी भी डीपीपी का एक कल्चर आ गया है कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो मान लो कि 10 से 15 प्रॉब्लम पर सब्जेक्ट, तो 40 से 50 क्वेश्चन पर डे के हो गए। क्या ये कल्चर भी सपोर्ट करता है या फिर ये टाइम वेस्टिंग है? ऑब्वियसली डीपीपी आपने जो क्लास में किया होगा उससे रेलेवेंट या वो होगी तो काइंड ऑफ वो होमवर्क टाइप आपकी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव कर सकती है। तो ये अच्छी हैबिट है कि आप डेली एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर ही रहे, तो हाँ अच्छी हैबिट, अच्छी दिक्कत है ना ये वाली चीज। और दूसरी बात ये आती है कि जो स्टूडेंट मान लो कि इतना बैलेंस नहीं दे पाते हैं टाइम का और कंसंट्रेशन का, कुछ बच्चों का कंसंट्रेशन फोकस ही नहीं होता कि उनका ये कहना होता है कि हमें टेंशन रहती है कि पेरेंट्स मान लो कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे पेरेंट्स या क्या होगा, तो इस कारण से उनका एक ये संतुलन, तो ऐसे जो इमोशनली जो इम्बैलेंस बच्चे होते हैं उनके लिए कोई खास ट्रिक होती है या जो आपने अपनाई थी? मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ पढ़ के जा सकते हैं लेकिन अगर आप एग्जाम में इमोशनल बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए तो आपका स्कोर या रिजल्ट बहुत अलग आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। तो ऑब्वियसली एक बर्डन रहता है सिलेक्शन या उसका, बट वो एक बहुत बात की बात है कि एग्जामिनेशन के बाद आपको सोचने की जरूरत है कि बेस्ड ऑन रिजल्ट क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। आप पहले से अगर एक फियर फैक्टर के साथ आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप जितना परफॉर्म कर सकते हो उससे कम ही करेंगे। तो अगर आप फियरलेसली या करेजियसली पेपर देंगे तो बेस्ट है। और एक्सटर्नल प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि वो आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका रिजल्ट है एंड आपका फ्यूचर है। तो आपको अपनी बात लाइक
आपको दूसरे नेगेटिव चीजों से गलत तरह से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, और अननेसेसरी प्रेशर लेने की भी जरूरत है। अच्छा, और एक ऐसा प्रिकॉशन जो एंड ऑफ द डे या एग्जाम के डे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मान लो कि हम बात करें कि आप ही की बात करें कि ध्रुव जैन जो था, ये ऑल इंडिया रैंक 36 के लायक नहीं था। 1 डिजिट कम से कम 1 से 5 तक के बीच आप डिजर्विंग कैपेबल स्टूडेंट थे। तो उस दिन ऐसी क्या मिस्टेक्स हो गई कि जो आपको थोड़ी रैंक स्लिप हो गई? क्योंकि इंस्टीट्यूशन में हम सब बात कर रहे थे कि 1 डिजिट रैंक ध्रुव की आएगी, 101% सबको उम्मीद थी। तो ऐसा क्या उस दिन हुआ कि आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ा रैंक में? उस दिन थोड़ी अनकैरेक्टरिस्टिक मिस्टेक्स ज्यादा हुई, लाइक जो मैं यूजुअल मेरी एक हैबिट होती थी रफ वर्क में मेंटेन करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, रफ शीट्स मेंटेन करने की, उसमें मिस्टेक्स हुई जो कि आज तक मेरे उससे पहले मेरे साथ नहीं हुई थी। समटाइम्स मेरी जो आदत होती थी पेपर डिवाइड करके करने की और आंसर्स कैरी फॉरवर्ड करके या कैलकुलेशन कंटिन्यू करने की, उसमें मिस्टेक्स हुई लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसलिए आई वुड से जो ऐसी मिस्टेक्स जो अनएक्सपेक्टेड थी उसकी वजह से स्कोर काफी कम। और एक और जो पूछा जाता है, अल्टीमेटली ये टीचर्स और पेरेंट्स का क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स का नहीं है, कि आईआईटीएन पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? तो अगर जो टैलेंट इनबॉर्न होता है या फिर हम कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन उसको आईआईटीएन बना सकता है, ये 2 क्वेश्चन बड़े प्रचलित होते थे। इसमें क्या आपका राय? वही कहूंगा कि अगर आप हार्डवर्क करें, सिलेबस फॉलो करें, तो आप कहीं पर भी हो सकते हैं, बट एंड में आप अच्छी एक पोजीशन तक ऑब्वियसली पहुंच सकते हैं। वो बस कंटेंट और थियरी प्रैक्टिस, जो बेसिक टेस्ट रिव्यू रिवीजन, इन सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। ऑब्वियसली अगर आप लाइक ज्यादा टैलेंटेड है वो है तो आप नेचुरली कुछ और एक्स्ट्रा कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर टैलेंटेड है और बिना हार्डवर्क आप अचीव कर सकते हैं। हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपसे ज्यादा निर्भर करता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड कर। अच्छा, और जो लोग एक ड्रॉपर लोग हैं उनका भी क्वेश्चन है, क्योंकि किसी रीजन से वो 11th 12th या फाउंडेशन नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे फीस का रीजन हो, चाहे उनके कहीं और हुआ, तो वो 1 साल में ही पढ़ते हैं। जो मान लो कि 11th 12th का सब्जेक्ट 1 ही साल में पढ़ते हैं दोनों, तो क्या वो भी 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक ला सकते हैं क्या सिर्फ 1 साल की कोचिंग में? प्लानिंग अपनी काफी सॉलिड होनी पड़ेगी, इन द सेंस कि काफी सारे चैप्टर्स एक्चुअली 11th 12th के कनेक्टेड होते हैं, तो आप अगर उनको कंबाइन करके पढ़े ताकि टाइम सेव हो जाए 0 से स्टार्ट करने का, तो वो बेटर रहेगा। और आपने एक बार अगर जेई दिया है तो आपको पता है कि कहाँ पे लाइक कमियां थी, तो उन पर भी फोकस करें, और ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके अगर एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए तो आप डेफिनेटली सिलेबस कवर कर सकते हो। प्लस आपके पास एक एक्सपीरियंस का एडेड एडवांटेज होता है, जो यूजुअली फर्स्ट टाइम हम पेपर देते तो नर्वसनेस हो सकती है या और कोई भी फियर फैक्टर या उससे मिस्टेक्स हो सकती है, वो आप ओवरकम कर सकते हैं इजिली। तो पॉसिबल है, जस्ट दैट आपकी प्लानिंग अच्छी। अच्छा, और दूसरा ये बोलते हैं बच्चे की, जैसे मान लो कि एग्जाम के दिन मान लो कि जैसे जनवरी सेशन होता है, तो जनरली कहीं कहीं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो ये भी बच्चे पूछते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना। मान लो कि जैसे फिजिक्स की बात करें तो कुछ पोर्शन 11th का, कुछ पोर्शन 12th का, और कुछ टॉपिक को ड्रॉप कर दिया, चैप्टर को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसा कुछ टॉपिक आईएमपी पढ़ के भी हम पहुंच सकते हैं या नहीं?